हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट हम लेके हाजिर है, जिसमें कि आपका रहेगा एच पी जी के रहेगा इसमें, और रहेगा साथ में आपका हिंदी ग्रामर। एच पी जी के और हिंदी ग्रामर जो आज हिंदी ग्रामर नहीं पर मैथ का सेक्शन जो आज आपका ये रहने वाले हैं। मैथ के सेक्शन में आज टोटल हम परसेंटेज के क्वेश्चन जो वो देखेंगे, परसेंटेज के क्वेश्चन, वो भी ट्रिक बेस पे। ठीक है। तो डेली आपके लिए वीडियो अपलोड होती है शाम को 7:30 बजे। तो अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि पब्बर और जलाल किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो पब्बर और जलाल ये किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो पब्बर और जलाल, पब्बर हो गया आपकी, जलाल हो गया, ठीक है, टॉन्स हो गई, गिरी हो गई। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपकी क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। पब्बर, जलाल, टॉन्स, गिरी, ये सारी जो आपकी सहायक नदियाँ हैं यमुना की। और यमुना का वैदिक नाम क्या है, कालिंदी। इसका एक ही नाम है जिसको हम कालिंदी बोलते हैं। ठीक है। और सतलुज का वैदिक नाम क्या है, शतुद्री, संस्कृत नाम शतुद्र। ब्यास का अर्जकिया, व्यास का वैदिक नाम अर्जकिया, संस्कृत नाम विपाशा, व्यास का। ठीक है। रावी का वैदिक नाम पुरुषाणी, रावी का जो वैदिक नाम है वो पुरुषाणी है। और संस्कृत नाम क्या है, इरावती। रह गई आपकी चिनाब, चिनाब का वैदिक नाम क्या है आपका, अस्कनी। और संस्कृत नाम क्या आपका, चंद्रभागा। ठीक है। तो ये हिमाचल की टोटल 5 नदियाँ हैं। तो ये पब्बर, जलाल, टोंस, गिरी, यमुना की सहायक नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो आपकी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पब्बर और जलाल जो आपकी यमुना की सहायक नदियाँ हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिड़ीचंद और सियूल किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो चिड़ीचंद और सियूल ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, रावी की, ब्यास की, यमुना की या सतलुज की। तो चिड़ीचंद हो गया, सियूल हो गई, तुंडा खड्ड हो गई। ठीक है, तुंडा खड्ड साथ में। ये जो आपकी सारी सहायक नदियाँ, जो कुगती का नाला जो होता है, कुगती नाला, ये भी आपका किसका, ये सारी आपकी रावी की सहायक नदियाँ हैं। और रावी का ओरिजिनेट कहाँ से होता है, किस ज़िले से होता है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कहाँ से, बड़ा भंगाल, बड़ा भंगाल से होता है। बड़ा भंगाल में बादल और तंतगिरी, बादल और तंतगिरी जो 2 ग्लेशियरों से जो इसका रावी नदी का जो वही ओरिजिनेट होता है कांगड़ा से। आपने याद रखना कि कांगड़ा से भी नदी ओरिजिनेट होती है जो कि अपनी रावी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्थान चंबा जिले में स्थित नहीं है। चंबा जिले में स्थित है इनमें से, तो कौन सा स्थान है, शहीद स्मारक है, ब्रजेश्वरी मंदिर है, चामुंडा मंदिर है। तो ये जो तीनों हैं आपके, ये कांगड़ा में पड़ते हैं। ठीक है, ये तीनों कांगड़ा में। शहीद स्मारक आपका धर्मशाला में है। ठीक है। और ब्रजेश्वरी मंदिर आपका प्रॉपर कांगड़ा में पड़ेगा। चामुंडा मंदिर भी आपका ये धर्मशाला तहसील में है। ठीक है। तो पंचपुला जो आपका ये चंबा में पड़ता है, पंचपुला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड एल्गिन कहाँ दफनाए गए थे। तो लॉर्ड एल्गिन जो है कहाँ दफनाए गए थे, शिमला में, धर्मशाला में, हमीरपुर में या सोलन में। तो लॉर्ड एल्गिन जो आपके ये दफनाए गए थे धर्मशाला में। तो धर्मशाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका निम्न में से कौन सी झील मंडी जिले में स्थित नहीं है। तो कमरूनाग, पराशर, रिवालसर या डल, इनमें से कौन सी झील है जो मंडी जिले में स्थित नहीं है, मंडी जिले में। तो ये कमरूनाग, पराशर, रिवालसर, ये सारी आपकी मंडी जिले में, तीनों झीलें, ये तीनों झीलें मंडी जिले में। लेकिन डल झील जो आपकी ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कांगड़ा, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की धर्मशाला तहसील मैक्लोडगंज में। और करेरी झील, करेरी झील भी धर्मशाला मैक्लोडगंज के ऊपर जो ये स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अब मैथ का अपना सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ का कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। ठीक है, 2 उम्मीदवार जो भाग लेते हैं, ये समझ लीजिए। एक उम्मीदवार को 20% मत मिले और वो 1600 मतों से हार गया। तो कुल कितने मत पे, कुल कितने जो वोट है वो डले होंगे। अच्छा, एक उम्मीदवार ये मान लीजिए ए, ठीक है, एक उम्मीदवार मान लेते हैं हम बी, 2 उम्मीदवार हो गए। एक उम्मीदवार को 30% मत लेकर, एक उम्मीदवार जो ये 30% मत लिए, इसने 30% मत लिए,
और वह क्या हुआ कि इन दोनों के बीच का गैप जो है वो है ये 1600 मतों से हार गया। 16,000 मतों से जो ये हार गया, ये इतना हारा है। अच्छा, ये एक उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार 1600 मतों के से हार गया, ये हारा ये 30% मत लिख कर, ठीक है। अच्छा, इसको 30% मिले तो जीतने वाले को कितने मिले? 70%। इसको 30% मिले तो जीतने वाले को 70% मिले ना, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में ध्यान रखेंगे, अपने आप में ये 100 होती है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, मैं जो बात कर रहा हूँ अब, ये बोलते हैं कि एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। हारा कितना? ये 16,000 मतों से, लिए कितने? 30%। जीतने वाले को कितने मिले? 70%। दोनों के बीच का गैप कितना है? 40%। यहाँ 40% मतों से ये हार गया है, ठीक है। 40% मतों से ये जो ये हार गया, क्योंकि 40 और 30 70 होते, तो बीच का 40% मतों से ये हार गया है। तो यहाँ पे आपके डिजिट में कितना दे रखा है? 16,000, और परसेंटेज में 40%। तो ये 40% की वैल्यू इज़ इक्वल टू है किसके? 16,000 के। तो आपको 1 पार्ट की वैल्यू चाहिए, तो डिवाइड कर दो 40, ठीक है। एक जीरो निकल गई, 4 4 जा 16, 400। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 400। यहाँ से आप सबका जो वो बायोडाटा निकाल सकते हैं, सबका बायोडाटा जो आप यहाँ से जो वो निकाल सकते हैं। अब अगर आपसे ऐसे पूछा होता कि मतलब 30% मत लेकर 30% ए को कितने मत मिले, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते 30 से, ठीक है। तो आ जाता आपका 12,000। अगर ऐसे पूछा होता है कि ए को कितने मत मिले? 12,000। बी को पूछा होता, ठीक है, बी को पूछा होता है, तो आप कितना कर देते? तो आप कर देते 400 मल्टीप्लाई बाई 70, तो सच्चों के 28,000 ये बी के आ जाते, ठीक है। लेकिन आप पूछा क्या है? इन दोनों को कितने मत मिले, दोनों को कितने मत मिले, दोनों को जो वो कितने मत मिले। तो दोनों को आपको पता है कि 30% टोटल मत पूछे ना, टोटल मत कितने हैं, कुल कितने मत पड़े। तो 30 + 70 कितना होता है? 100। टोटल मत पूछे ना, 100 मल्टीप्लाई बाय 400, ठीक है। तो ये आप क्या करो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 40,000। कुल वोट पड़े 40,000। आप ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, जैसे आप चेक कर सकते हो इसके आपका आंसर सही है कि नहीं सही। अब देखो ए को कितने मिले? ए को मिले यहाँ 12,000, ये ए का है। ए को मिले 12,000, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप, क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका। ए को मिले हैं 12,000, ये नीचे 12,000। बी को मिले हैं कितने? 28,000। 28,000 कैसे आए? 400 को जब मैंने 70 से मल्टीप्लाई करा तो 28,000 आ गए। तो टोटल कितना हो गई? 28,000 प्लस 12,000 कितने हो गए? 40,000। ऐसे भी निकाल सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट रेशो को प्लस कर लो, और 70 + 30 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 400, तो ये 40,000 जो आपका ये आंसर आ जाएगा। अगर ए का पूछा हो, ए को कितने मत वोट मिले हैं, तो 12,000। और बी का पूछा हो तो 28,000, और दोनों का पूछा हो तो इनको प्लस कर दो। और यहाँ इतना करने की जरूरत नहीं, जब ये चीज़ पूछी हो डायरेक्टली तो यही क्वेश्चन आपका ख़त्म हो जाता है। ये 30 + 70 कितना हो गया आपका? 100। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है इसकी, तो इसका 40,000 आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक विद्यालय में 70% लड़के हैं तथा 510 लड़के हैं। अच्छा, लड़के कितने हैं? 70%। तो लड़कियां कितनी होंगी? 70% लड़के हैं तो लड़कियां ओबियसली 30% होंगी, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ जो अपने आप में 100% होती है, मैंने आपको पहले बता दिया है, कोई भी चीज़ है जो अपने आप में वो है 100% होती है। अगर लड़के 70% है तो लड़कियां आपकी 30% होगी। आप ये बोले कि लड़कियां 510 है, तो ये परसेंटेज में और यहाँ हमें डिजिट में दे रखा है कितनी? 510 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 510। डिजिट में 510 दे रखी है हमारे पास, 510। 30% की वैल्यू है 510, तो हम 1 पार्ट की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 0 से 0 निकल गया, 17 3 जा 51 होते हैं, ठीक है। 17 13 51 होते हैं, तो 1 पार्ट की वैल्यू आ गई हमारी 17। तो बोला कि विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब आपने लड़कों की संख्या जो वो ज्ञात करने की, लड़के कितने हैं,
तो यहाँ पे लड़के की कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 17। तो 70 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो 70 से, ठीक है। तो 17 जो है मल्टीप्लाई करोगे आप, 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 70 से, तो 17 7 से कितना होता है, ये होता है 199, 119, ठीक है। और ये जीरो एज इट इज़ यहाँ आ जाएगी। तो लड़कों की संख्या आ गई आपकी 1190। लड़कियों की पूछता, तो लड़कियों की पूछता तो यहाँ से आप 17 को मल्टीप्लाई कर देते 30 से, ठीक है। तो ये कितना आ जाता, आगे यहीं पे वही सेम एज इट इज़ ये दे रखी है हमारे पास, यही यूनिट से, यही तो एंट्री मेथड का यही फ़ायदा होता है। इससे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन सही जा रहा है या नहीं। देखो आपका अगर यहाँ 17 पार्ट की वैल्यू 3 है तो 510 एज इट इज़ आ गई। यहाँ परसेंटेज में नहीं दे रखा था, हमें पता है कि ये 70% लड़कियाँ, तो 510 लड़कियाँ तो 30% जो लड़कियाँ होगी, और परसेंटेज में 30% और आपका यूनिट में 510। तो लड़कों की संख्या पूछा गया, तो जब 17 को आपने 70 से मल्टीप्लाई करा तो आपका आ गया 1190, आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक आयत की लंबाई, अच्छा आयत का फार्मूला क्या होता है, लेंथ क्षेत्रफल का, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है, ठीक है। बोलता है कि आयत की लंबाई को 40% बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई को 20% घटा दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा ये क्षेत्रफल आगे, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको परसेंटेज वैल्यू पता होना चाहिए। परसेंटेज वैल्यू जैसे 40 की कितनी होती है, 2/5 नहीं आती तो यहाँ से निकाल लेना। 40 की परसेंटेज वैल्यू बोला गया है तो 40/100 कर दो, ठीक है। तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, ये आ गया 2/5 आपकी 40 की परसेंटेज वैल्यू। 20 की जिसको नहीं पता तो 20/100 कर लो परसेंटेज वैल्यू 20 की, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, ठीक है। तो इनकी परसेंटेज वैल्यू आ गई ये दोनों। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन क्लियर है। सबसे पहले परसेंटेज वैल्यू निकाल ली हमने। परसेंटेज वैल्यू का फ़ायदा ये होता है कि इससे आपका सारा क्वेश्चन जो वो शॉर्ट वे में जो वो सॉल्व हो जाता है। अच्छा कोई भी चीज़ है ना वो अपने आप में 100 होती है, और आपने जब भी माननी है वो नीचे वाली चीज़ माननी है, ठीक है। हमेशा ये अपने आप चीज़ में अपने आप में पूरी होती है ये चीज़। अच्छा बोलते हैं एक आयत की लंबाई को जो है वो कितना बढ़ा दी जाए, 40% बढ़ा दी जाए। अच्छा 5 आयत की लंबाई, ठीक है, ये मानिए अपने 5, ये 5 है, बढ़ा दी जाए 40%, कितनी बढ़ गई, 2 बढ़ा दी है, ठीक है। 5 में से 2 बढ़ा दी है, तो ये क्या बढ़ाई है, लंबाई 5 थी, 2 बढ़ा दी, कितनी होगी, 7 होगी, ठीक है। अब बोला आयत की चौड़ाई 20% घटा दी जाए। अच्छा 5 थी, ठीक है, कितनी घटा दी, 1 घटा दी, कितनी रहेगी, 4 रहेगी। तो आयत का फार्मूला क्या होता है, लेंथ गुणा ब्रेथ ही होता है ना। तो कर दो आप 5 पंज 25, ठीक है, और 7 चौके 28। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, तो क्षेत्रफल पहले कितना था, 25 था, ये एक्चुअल में है ना, ये एक्चुअल में वैल्यू है 5 और बढ़ने के बाद ये हो गया 40% बढ़ा दी जाए, और बाद में क्या बोला 40% जो वो घटा दी जाए, 5 से 4 रहेगी यहाँ पे ब्रेथ को। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले क्षेत्रफल कितना था 25, फिर कितना हो गया 3, कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया, कितने से बढ़ गया, ये 25 से बढ़ा है। तो 3 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 100, तो काट दो 25 चौके 100, 4 हैं 12, तो 12% की क्या होगी क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। ये ध्यान रखना कि वृद्धि हुई या कमी हुई है, बढ़ रहा है ना 25 से 28 हुआ, तो 12% की जो वृद्धि होगी क्षेत्रफल में। ये थोड़ा कमी और बढ़ने का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऑप्शन में दिया रखेगा कि वृद्धि हुई या कमी, यहाँ ऑप्शन में देखा कमी वृद्धि, तो कभी कभी सेम डिजिट रहते हैं, जैसे 12 2 बार आ जाएगा और एक में कमी लिख दी जाएगा, एक में वृद्धि लिख दी जाएगी। तो आपको ये प्रॉपर यहाँ से पता लगेगा 25 और 3 28 अगर बढ़े हैं तो वृद्धि होएगी 12% की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% घटा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। एक व्यक्ति का वेतन 20% के, आपको पता है कि परसेंटेज वैल्यू मैंने पहले बता रखी है आपकी, 20% की परसेंटेज वैल्यू आपकी कितना होगी, 1/5 हो जाएगी, कितना 1/5, पहले बता रखी है आपको 1/5, 20% की परसेंटेज वैल्यू। अच्छा बोलता है कि एक व्यक्ति का वेतन पहले जो है 20% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो व्यक्ति का वेतन पहले कितना 20% बढ़ा दिया जाता है, तो पहले कितना है 5 है, 5 से 1 बढ़ा दिया,
6 हो गया। फिर बोला कि 20% घटा दिया जाता है, 20% घटा दिया जाता है, ठीक है, 20% घटा दिया जाता है। तो अब ये 5 था, ये 4 रह गया, ठीक है। तो बोले उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। अच्छा, पहले वेतन कितना था, पहले वेतन कितना था आपका, पहले जो वेतन था इनको मल्टीप्लाई करो आप, 5 5 जा 25, और बाद में कितना हो गया, 6 चौके 24 हो गया। पहले कितना था 25, क्या हो गया, कम हो गया, कितना हो गया, 1 कम हुआ, कितने में से हुआ, 25 में से कम हुआ। तो 1/25 गुणा 100, तो 25 चौके 100। तो ये 4% की क्या हुई, कमी या वृद्धि, तो 4% की कमी हुई। ये देखो 25 था ना, 25 से 24 आ गया, तो 4% की कमी आ जाएगा इसमें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध और पानी का अनुपात, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लिखा है कि आपका दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा है आपके पास, 3:2, 3:2 दूध और पानी का अनुपात दे रखा है। बोलते हैं कि 12 लीटर पानी निकाल लिया जाता है, ये 12 लीटर पानी है, निकाल लिया जाता है। इसको देखते हैं, यहाँ लिखते हैं साइड में, 12 लीटर पानी निकाल लिया जाता है। तो नया अनुपात जो वो 12:5 बन जाता है, ठीक है। तो शुरुआत में दूध की मात्रा कितनी थी, मतलब शुरुआत में अब कितनी है 12, यहाँ कितनी, पहले शुरुआत में कितनी थी 3, बाद में कितनी होगी 12। लेकिन हमें बोला क्या, एक बात ध्यान रखना, जो बोला वही करना हमने, ठीक है। हमें बोला गया यहाँ कि 12 लीटर पानी निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो पानी तो चेंज हुआ वो हुआ, लेकिन मेन बात क्या है कि दूध तो सेम रहना चाहिए ना, क्योंकि दूध की कोई बात नहीं करेगी यहाँ पे। देखो दूध दूध और पानी का अनुपात कितना, 3:2 है, 12 लीटर पानी निकाल लिया जाता है, तो नया अनुपात जो वो 12:5 बन जाता है। तो दूध जो वो शुरुआत में उसकी कितनी मात्रा थी, तो दूध तो पहले हमारा 3 था, ठीक है, अब 12 हो गया। तो दूध जो सेम रहना चाहिए ना हमारा, तो वो तो उसको में तो कोई कमी ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। तो इसको सेम कर दो, कैसे करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो गया 12। ये पहले भी 12 और अब भी 12, क्योंकि दूध जो बोला कि 12 लीटर पानी निकाला जाता है, तो दूध तो सेम रहना चाहिए। तो ये सेम हो गया 12, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये इक्वल करनी है ना। अब यहाँ नहीं मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ 12 ही है, और अगर करना ही है तो 1 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि यहाँ तो 12 ही, तो 12 चाहिए हमें। अगर किसी को डाउट है तो यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वही रहेगा। तो अच्छा, पानी पहले कितना था 8, ठीक है, कैसे लगा हमें पता है, जब 4 से मल्टीप्लाई करे वैल्यू बनी तो। और बाद में कितना रह गया, 5 रह गया, निकाला ना हमने पानी, 12 लीटर तो पानी निकाल लिया है। तो पहले 8 था, फिर 5 रह गया, कितने की कमी हुई, 3 की कमी हुई। यहाँ 3 निकाला हमने, तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी देगी है 12, 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, 4 कहाँ से आएगा, 3 को आप 12 से भाग देंगे तो 3 चौके 12 आ जाएगा, तो 1 पार्ट की वैल्यू आ गई 4। तो बोला शुरुआत में दूध की कितनी मात्रा थी, तो शुरुआत में दूध पहले कितने था हमारे पास, ये है 12, और बाद में भी 12 ही। तो शुरुआत की पूछता है या बाद की पूछता है, तो 12 ही रहता है। तो शुरुआत, क्योंकि दूध की मात्रा दोनों टाइम हमारे सेम ही है, क्योंकि दूध को कोई चेंज करने की बात नहीं कही गई है, ठीक है। तो शुरुआत में दूध की मात्रा कितनी थी, 12 × 4, 12 चौके 48 लीटर था शुरुआत में, ठीक है। और आज शुरुआत में आपका पानी पूछता, शुरुआत में पानी कितना था, तो ये 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते, 8 चौके 32 था। और शुरुआत में आप बाद में पानी पूछता है, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते, 20 आ जाता है। लेकिन पूछा गया है कि शुरुआत में दूध की मात्रा कितनी थी, तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 48 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।